नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे अध्यक्ष पद की दौड़, नेताओं में होड़। जी हां, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया। प्रदेश में वीडी शर्मा की जगह कौन लेगा, इस पर चर्चा गर्म है। तो कई नाम और फार्मूले भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि नया प्रदेश अध्यक्ष इसी फार्मूले के आधार पर चुना जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या शुभंकर माने जाने वाले वीडी शर्मा को पार्टी नई जिम्मेदारी देगी और प्रदेश बीजेपी को नया चेहरा मिलेगा? और इस बार प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करना पार्टी के लिए कितना आसान रहने वाला है या कितना मुश्किल? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। प्रदेश अध्यक्ष की रेस, नए को मौका या पुराना ही होगा फेस। बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची आने के बाद अब प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चल रही सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। फिर वीडी शर्मा को कमान मिलेगी या किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इस पर चर्चा गर्म है। और इस चर्चा के बीच प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों में शुमार डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेने वाले प्रदेश प्रतिनिधियों की लिस्ट पर मंथन चला। प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने लंबी बैठक की। इतना ही नहीं, नेताओं ने भी भागदौड़ शुरू कर दी। हालांकि अब नए अध्यक्ष को लेकर बीजेपी क्या फॉर्मूला अपनाएगी, इस पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, वो सुनिए। 62 के 62 जिले गठित हो गए, प्रदेश प्रतिनिधि हमारे निर्वाचित हो गए। अब जो प्रदेश अध्यक्ष के जो निर्वाचन अर्थात संगठन पर्व की ये कड़ी में मध्य प्रदेश के माध्यम से मान से आखिरी जो कार्यक्रम है, तो उसके लिए भी माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी पर्यवेक्षक के रूप में तय हो गए। जिस दिन उनके आने की सूचना होगी, राज्य तैयार है। और विवेक शेजवलकर जी जो हमारे मध्य प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हैं, उनसे बातचीत होकर के जैसा कार्यक्रम आएगा हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं। इसके लिए हम तारीख नहीं बता सकते, तारीख तो आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी को देना है। प्रदेश अध्यक्ष के दावेदारों की रेस में बैतूल से विधायक हेमंत खंडेलवाल सबसे आगे बताए जा रहे हैं, तो नरोत्तम मिश्रा, अर्चना चिटनिस, अरविंद भदौरिया के नामों की चर्चा भी चल रही है। जातिगत समीकरणों में ब्राह्मण वर्ग के नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ल और अर्चना चिटनिस का नाम शामिल है। वही क्षत्रिय वर्ग से अरविंद भदौरिया और सीमा सिंह जादौन और सिंधी समाज से भगवान दास सबनानी के नाम के अलावा सामान्य वर्ग से हेमंत खंडेलवाल का नाम चर्चा में बना हुआ है। साथ ही अध्यक्ष की दौड़ में दलित वर्ग से लाल सिंह आर्य और आदिवासी वर्ग से फग्गन सिंह कुलस्ते और सुमेर सिंह सोलंकी भी लॉबिंग करने में जुटे हैं। खैर, बीजेपी को चौंकाने में भी महारत हासिल है, इसलिए वो हमेशा की तरह सरप्राइज कार्ड चल सकती है। हालांकि बीजेपी के संगठन चुनाव को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष को नियुक्त करने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, आपने देखा। अब भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति बवाल बनी हुई है, क्योंकि जितने भी मंत्री हैं वो अपने हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष चाह रहे हैं। मंत्री और विधायकों की सहूलियत से प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए, ऐसा वो लोग चाह रहे हैं। संगठन कमजोर पड़ गया है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा है। अब ये होगा कि दिल्ली दखल देगी, एक पर्ची आएगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन जाएगा। वीडी शर्मा को बीजेपी ने 2020 में प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद 2023 में उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। क्योंकि बीजेपी में अध्यक्ष पद का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से उनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया था, जिसके बाद से वो 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। हालांकि वीडी शर्मा अब भी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। चर्चा ये भी है कि वीडी शर्मा को पार्टी कोई दूसरी जिम्मेदारी सौंप सकती है। खैर, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का फैसला दिल्ली हाईकमान को करना है, इसलिए वो किस चेहरे पर मोहर लगाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका नादी टीवी में। और आज की तारीख में राजनीति का सबसे बड़ा सवाल, अगर दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री है तो मध्य प्रदेश में है कि कौन बनेगा प्रदेश अध्यक्ष। तारीख कोई बताने को तैयार नहीं। भगवान दास सबनानी ने भी कहा तारीख नहीं बता पाएंगे। हर बार एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जनवरी में आ जाएगा, जनवरी से फरवरी आ गई तो कहा गया था कि 4-5 तारीख तक हो जाएगा। अब चूँकि दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग है और 8 को काउंटिंग है तो संभावना उसके बाद कभी भी हो। लेकिन जो नाम हवा में तैर रहे हैं, तो आपको लग रहा है जो बीजेपी हमेशा चौंकाती रहती है वो ऐसा कोई निर्णय लेगी इन्हीं नामों में से, या कोई नया चेहरा देखने को मिल सकता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि आपने कहा है, यदि हम पिछले 10 वर्षों की भाजपा की कार्यशैली को देखें तो वो हमेशा न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में वो चौंकाने वाले नाम ही लेते आते रहे। हरियाणा का मुख्यमंत्री हो सकते हैं, असम के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में। तो स्वाभाविक रूप से कोई नाम बिल्कुल नया हो सकता है। और अगर हम क्षेत्र की दृष्टि से देखें, मध्य प्रदेश में आमतौर पर राजनीति कोई कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी क्षेत्रीयता और जाति पर राजनीति बहुत कुछ निर्भर आजकल कर रही है। तो क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो ओबीसी वर्ग का और मालवा से मुख्यमंत्री हैं, जनरल वर्ग के और मध्य भारत से विधानसभा के अध्यक्ष हो गए, और फिर बिंद से एक उन्होंने उप मुख्यमंत्री ले लिया है। तो स्वाभाविक रूप से जो 2 क्षेत्र अभी खाली दिख रहे हैं, एक महाकौशल का क्षेत्र खाली दिख रहा है और दूसरा बुंदेलखंड का क्षेत्र खाली दिख रहा है। तीसरा अगर देख सकते हैं तो चूंकि दोनों उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री, क्योंकि इस समय महिलाओं की बात बहुत ज्यादा हो रही है, यदि किसी महिला को प्राथमिकता दे दे भाजपा इस बार प्रदेश अध्यक्ष में तो भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। एससी से दे सकते हैं, एसटी से दे सकते हैं, कहीं नहीं, या फिर जनरल, अगर चूंकि ब्राह्मण उन्होंने एक उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है तो अगर लेकर आएंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ संशोधन वहां पर हो सकता है। लेकिन मुझे जो नाम, जो अभी जो आपने नाम दिखाए हैं, इसमें मुझे केवल 1-2 नाम थोड़े से सीरियस दिख रहे हैं। बाकी हो सकता है कि इनके अलावा भी कोई नया नाम आ जाए तो कोई आश्चर्य हमको नहीं होनी चाहिए। जी, वो कौन से नाम आपको लग रहा है जो गंभीर हैं? एक मुझे इसमें सुमेर सिंह सोलंकी का नाम कुछ ठीक लग रहा है जी, और बाकी या फिर वो महिला जादौन जो है वो मुझे कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि भाजपा जिस तरीके से निर्णय ले रही है उस शैली में मेरे अनुमान से ये 2 नाम मुझे कुछ लाइन के नाम दिख रहे हैं। बाकी भाजपा कुछ भी निर्णय ले सकती है, इसलिए कुछ उसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जी प्रभु जी, आप कैसे देखते हैं? लंबे समय से आप भी भाजपा को देख रहे हैं और जो निर्णय है वो भी हम सबके सामने है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर बारी वो चौंकाते हैं, और हो सकता है इस बार हम ही चौंक जाएं कि अच्छा ये भी हम सोच रहे तो ऐसा ही हो गया है। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी, अनम्यूट कर लीजिए। मनोज जी, जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल वैसी संभावना भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है जो अभी रमेश जी ने कहा, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश हमेशा से एक प्रयोगशाला रही है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर उसी प्रयोग धर्मिता के तहत, चूंकि शांति काल चल रहा है एक तरीके से मध्य प्रदेश, बिल्कुल, अब अगला जब चुनाव होना है उसके पहले संगठन के चुनाव की तारीखें लगभग आ जाएंगी, यदि पार्टी संगठन चुनाव कराना चाहती है तो ऐसे में यहाँ पर हो सकता है कि वो एक महिला प्रदेश अध्यक्ष देकर देश में एक नया माइलस्टोन सेट करे, चूंकि उससे एक राजनीतिक संदेश दूर तक जाएगा उनका, तो ये प्रयोग वो कर सकती है। और 3-4 प्रमुख नाम है महिलाओं में, एक नाम तो अर्चना चिटनिस का हम बता ही रहे हैं, लता वानखेड़े हैं जो महिला मोर्चा संभाल चुकी हैं प्रदेश में, माया नरोलिया है वो भी है, कविता पाटीदार है। कविता पाटीदार वो नाम है जो 2023 के विधानसभा चुनाव में जो रथ बना था या जो भी पार्टी के पोस्टर तय किए गए थे दिल्ली से, उसमें तमाम बड़े नेताओं के बीच में एकमात्र महिला नेता उनका स्थान था, बिल्कुल फोटो जगह दी गई थी। तो स्वाभाविक तौर पर उनका भी कद काफी बड़ा है इस हिसाब से, तो एक वो चेहरा भी हो सकता है। इसके अलावा यदि वो और भी बात करें तो जो नाम चल रहे हैं इनमें से भी कोई हो सकता है, कोई नया नाम भी हो सकता है, क्योंकि जब बीडी शर्मा आए थे तो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतनी जल्दी उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और बहुत सफल कार्यकाल रहा बीडी शर्मा का। 5 साल लगभग हो रहे हैं उनको। बीडी शर्मा ने जो काम करके दिखाया प्रदेश भाजपा में, एक तो उन्होंने युवाओं को टीम आगे आई पूरी, जिस तरीके से उनके नेतृत्व में 29 लोकसभा सीटें जीती, लगातार चुनाव जीतती चली, विधानसभा में जो लोग हवा चल रही थी, लोग अनुमान लगा रहे थे, उसके विपरीत नतीजे आए और एक तरीके से संगठन को उनने जो है मोबाइल पे कर दिया।
कि दिल्ली में बैठा हुआ पार्टी का कोई भी बड़ा नेता उसके पार्टी का ऐप खोलकर बीजेपी के किसी भी मध्य प्रदेश के किसी भी गांव के दूर दराज के कार्यकर्ता से फोन पर बात कर सकता है। ये इतनी सुविधाजनक स्थिति में बीजेपी को वो ले आए तो निश्चित तौर पर इस तरीके का भी कोई प्रयोग कर सकती है। जहां तक बहुत जो नाम चल रहा है उसमें एक नाम पे मुझे जरूर आश्चर्य होता है, वो नाम चलने पर, वो है सुमेर सिंह सोलंकी का। इनका नाम कई बार मुख्यमंत्री के तौर पर भी चलता रहा है, वो दिल्ली से पिछली बार भी ऐसा कई बार नाम उनका चर्चा में आया था। सुमेर सिंह सोलंकी का भारतीय जनता पार्टी में कोई रेपो नहीं है मनोज जी। सुमेर सिंह सोलंकी कॉलेज के प्रोफेसर थे, संघीय पृष्ठभूमि के हैं, पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया तो एक कद उनका ऊंचा हो गया है। संगठन चलाना, मुझे नहीं लगता कि वो अपने जिले का भी संगठन चलाने का उनके पास अनुभव है, लेकिन ये नाम चूंकि चल रहा है, चर्चा में है, तो स्वाभाविक तौर पर चर्चा में रह सकता है और बीजेपी चाहे तो हो सकता है उनको भी तरजीह दे दे, बना दे, लेकिन उस नाम में वो काबिलियत नहीं दिख रही कि संगठन को जैसी गति दे। क्योंकि वीडी शर्मा भले नए थे लेकिन उसके पहले 3 साल तक उनको प्रदेश महामंत्री बनाकर रखा गया। वीडी शर्मा के पास एबीवीपी के तौर पर संगठन को चलाने का बहुत लंबा अनुभव था और वही एबीवीपी की टीम के लोग फिर बाद में युवा मोर्चा और युवा मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, तो वो एक पूरी की पूरी चेन उनके साथ थी, पूरी कड़ी मौजूद थी, तो इसलिए उनके लिए बहुत आसान था। लेकिन एक नए व्यक्ति के लिए जिसको कि संगठन का अनुभव नहीं है, वो यदि संगठन का प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो मुझे नहीं लगता कि जो वीडी शर्मा जिस हाइट पर संगठन को पहुंचाया है, तो जैसा कहते हैं ना आइसबर्ग जैसा हाल है कि वो उतनी तेजी से वो पिघला भी सकते हैं, तो ये एक संगठन के सामने एक दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, जैसे पारे में हम देखते हैं हाइट के बाद वो फिर सस्टेन नहीं करता या फिर नीचे आता है। तो ब्रजेश जी आप कैसे देखते हैं? प्रभु जी ने भी जिक्र किया तमाम सारे, और ये इसलिए भी चर्चा छिड़ी हुई है कि आदिवासियों में, क्योंकि मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं, बीजेपी तमाम प्रयास करती है, लेकिन इस बार भी हमने देखा है कि 163 सीटें जीती, लेकिन उस वर्ग की आधी सीटें बीजेपी को मिली, 51% कह सकते हैं, और बाकी कांग्रेस को गई है। अगर कांग्रेस 66 सीटें जीती तो बड़ा योगदान उन सीटों का है। यही हाल जो हम देखते हैं 80 सीटों का भी है कि उसमें भी बीजेपी को उतनी सफलता नहीं मिली जितनी मिलना चाहिए थी। तो एक नाम लाल सिंह आर का भी चर्चा में है। तो क्या लग रहा है जो अभी शांति काल चल रहा, प्रभु जी ने कहा कुछ शांति काल में ऐसे घोड़ों पर दाव लगा दिया जाए कि जिनको हमको लगता है कि इनसे युद्ध नहीं लड़ना है लेकिन क्षेत्र में खड़ा दिखे वो? निश्चित तौर पर मनोज जी ऐसा पहले हो भी चुका है कि शांति काल में ऐसे घोड़ों पर दाव लगाया भी जा चुका है। हम देखते रहे हैं कि चाहे शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल हो, जब चुनाव आते हैं तो किसको आप जिम्मेदारी सौंप देते हो, नरेंद्र सिंह तोमर को ले आते हो। तो आप देखिए कि इस तरह वैसी परिस्थिति है कि अभी आपको संगठन का बड़ा ही जानकार, आपको संगठन गढ़ने वाला ही जरूरत पड़े, ऐसी मुझे नहीं लगता है कि आवश्यकता है। अभी बिना ऐसे संगठन वाले को भी आप यहाँ अध्यक्ष बना सकते हो उस वर्ग को साधने के लिए, क्योंकि संगठन जब एक तरह से एक फॉर्मेट बना दिया ना आपने, काम तो चल ही रहा है, किसी अध्यक्ष के बनने से मुझे नहीं लगता कि काम बिगड़ जाएगा। और तब आपको काम, आपने एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम जब काम करता है मनोज जी तो कोई भी अध्यक्ष वहां बैठ जाए। हाँ, जिसको थोड़ा बहुत अनुभव की जरूरत है भाजपा कैसे संगठन कैसे काम करता है, और मुझे लगता है कि जो बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो इतनी तो समझ रखते ही होंगे कि संगठन किस तरह से काम करता है, उनको काम कराने वाले भी। संगठन महामंत्री का रोल भी आ जाता है वहाँ पर, और प्रदेश के जो तमाम बड़े नेता हैं उनका रोल भी आ जाता है। तो आप संगठन महामंत्री उतने आजकल प्रभावी दिख नहीं रहे ना, लंबे समय से पिछले 1-2 संगठन महामंत्रियों की बात कर रहे हैं। जब बदलाव होते हैं मनोज जी, तो आप यदि एक कमजोर अध्यक्ष देते हो तो आप संगठन महामंत्री आप मजबूत दे देते हो। जब आपको अध्यक्ष आपका मजबूत है जो संगठन को बेहतर तरीके से चला सकता है, तो हम देखते हैं कि संगठन महामंत्री की भूमिका थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पे हम बीडी शर्मा का उदाहरण दे सकते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर का उदाहरण दे सकते हैं। बीडी शर्मा यदि बेहतर तरीके से संगठन चला रहे हैं तो संगठन महामंत्री की उतनी भूमिका हमको नजर नहीं आती, क्योंकि अध्यक्ष ही इतना सक्रिय है और वो बेहतर तरीके से संगठन चला रहा है तो वो नजर नहीं आती। लेकिन यदि नंदू भैया के दौर में देख लीजिए, उससे पहले आप देख लीजिए कि जब अध्यक्ष उस तरह का होता है तो संगठन महामंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण नजर आने लगती है, उनका रोल नजर आने लगता है। तो मुझे लगता है कि वैसा रोल वहां दिखाई दे सकता है। तो अभी जो प्रभु जी भी कह रहे थे और शर्मा जी भी कह रहे थे कि जिस तरह से जो आप भी कह रहे हो कि शांति काल चल रहा है, तो हो सकता है आदिवासियों को साधने के लिए वो उस वर्ग के से किसी को उठा दें। महिलाओं को वर्ग, जो महिलाओं का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में, और मध्य प्रदेश में ही क्या हम दूसरे राज्यों में भी देख रहे हैं। तो जिस तरह से महिलाएं जागरूक हुई हैं, आदिवासी भी ऐसा देखना पड़ेगा ना जिसका प्रभाव है, क्योंकि उनमें भी 55 तरह के अलग अलग वो हैं। तो रोटी बेटी का संबंध भी नहीं, कहीं भील है, कहीं भिलाला है, कहीं कोरकू है, तो ये सारी चीज़ें भी देखना पड़ेगी ना, क्योंकि जो आदिवासी नेता सक्रिय हैं वो ऐसे हैं कि खुद की सीट कई बार संकट में हो जाती है उनकी। एक जो सुमेर सिंह है वो राज्यसभा में, भगन सिंह का नाम बार बार चलता है, लेकिन कई बार वो ऐसा लगता है कि खुद की सीट हारने की स्थिति में आ जाते हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ें पार्टी देखती है
कि भाई कि किससे क्या फायदा होगा, यही तो हम समीकरण साधती है ना पार्टी। यदि यही समीकरण नहीं होता तो आप जगदीश देवड़ा को, राजेंद्र शुक्ल को कहाँ वहाँ देखते क्या मुख्यमंत्री को? कोई दूसरा वर्ग का भी आ सकता था, बड़े बड़े नेता थे वो आ सकते थे। लेकिन आप देखिए किसी वर्ग को साधने की, किसी क्षेत्र को साधने की कोशिश की जाती ना, चाहे अध्यक्ष की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री यदि ओबीसी है तो एक ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। तो यदि आप ब्राह्मण है, यदि आपने अध्यक्ष बनाया था तो तालमेल करने के लिए तो बनाया गया था आप सभी वर्गों को। यही हम बीजेपी में भी नहीं, हमने कांग्रेस में देखा आदिवासियों को साधने के लिए कि एक बड़ा वोट बैंक है, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष में ऐसा बनाया। और आप जीतू पटवारी को इसलिए कि ओबीसी वर्ग से आ जाया, कि आपने वो तालमेल बनाया ना। तमाम पार्टियां वो ध्यान रखती हैं, चाहे टिकट वितरण की बात हो, चाहे प्रमुख पदों पर। राज्यसभा क्यों भेजा जाता मनोज? यदि कविता पाटीदार की बात चल रही तो क्यों भेजा गया था आपने? ये तमाम समीकरण साधने के लिए भेजा गया था ना। माया नरोलिया को क्यों भेजा गया था? तो वो वोट बैंक को साधने के जतन रहते हैं इसमें। तो अभी मुझे लगता है कि जो परिस्थितियां चल रही हैं, जो हालात हैं, क्योंकि चुनाव अभी बहुत दूर हैं, चुनाव के समय हो सकता है कि आप किसी दूसरे अध्यक्ष को ले आइए जो संगठन को बेहतर तरीके से, उसके पास अनुभव हो, उसका फायदा मिल सकता है। और तो आप अभी किसी वर्ग को साधने के लिए, किसी जाति समीकरण को साधने के लिए मुझे लगता है कि ऐसा अध्यक्ष दे सकते हैं कि जिसका संगठन में भले ही अनुभव कम हो, लेकिन वैसा अध्यक्ष आप वहां पे नियुक्त कर सकते हैं ताकि एक वर्ग को साधा जा सके कि भाई हम देख लिए, हमने आदिवासी को साध लिया, हमने दलित को साध लिया, हमने इस वर्ग की कमी रह गई थी, इस वर्ग को साध लिया। एक मैसेज देने की काम जो होता है ना, वो कोशिश यहाँ पे पार्टी कर सकती है। शर्मा जी, लेकिन एक तस्वीर बड़ी चर्चा में है, राजेंद्र शुक्ला की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलती है, और भाजपा में ऐसा खुलेआम लॉबिंग होती नहीं है कि कोई ऐसा अध्यक्ष पद के लिए लॉबिंग करने सीधे प्रधानमंत्री के पास चले जाए, क्योंकि उनको करना होगा तो प्रधानमंत्री के तो एक इशारे पर हो जाएगा। तो इस नाम में कितनी गंभीरता आपको दिख रही है? और दूसरा हेमंत खंडेलवाल, क्योंकि बड़े लो प्रोफाइल हैं, कोषाध्यक्ष हैं। देखिए, मोटे तौर पर ये जो उनका प्रधानमंत्री जी से मिलने का राजेंद्र शुक्ला का है, ये कुछ और कारण होगा, ये अध्यक्ष बनने का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री अध्यक्ष बनने का निर्णय नहीं ले। आपकी कुछ लगता है तकनीकी दिक्कत है, आवाज नहीं आ रही शर्मा जी आपकी। मैं आऊंगा शर्मा जी आपके पास। लेकिन प्रभु जी, ये सारी भले शांति काल हो, लेकिन जो कांग्रेस की सक्रियता है और मुख्यमंत्री, ऐसा अध्यक्ष भी चाहिएगा ना जिसका तालमेल मुख्यमंत्री के साथ बेहतर हो, जो संगठन को भी संभाल ले, वो कांग्रेस के जो हमले हैं उसका बखूबी बचाव कर सके, क्योंकि उसको सरकार का भी बचाव करना और मुख्यमंत्री का भी। निश्चित रूप से, तो कहीं ना कहीं अगर आदिवासी क्षेत्र से किसी महिला को वो ले लें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा जी। राजेंद्र शुक्ल के नाम हो सकता है भाजपा ले ले, लेकिन मेरे आकलन में राजेंद्र शुक्ल का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए नहीं हो सकता। कुछ न कुछ उसके पीछे कुछ और कारण होगा। तो कुल मिलाकर के अभी ऊपर भाजपा जिस तरीके से निर्णय ले रही है, मानकर चलिए कि वो तारीख भले ही अभी तय नहीं है, लेकिन कोई ना कोई नाम तय बिल्कुल हो गया होगा उनका, और अगले को संकेत भी चला गया होगा। जो भी कुछ होगा तो हो सकता है अगर राजेंद्र शुक्ल का हो तो पहले उनको संकेत चला गया होगा, क्योंकि लॉबिंग करने में इस तरह की जो लॉबिंग होती है, जैसे फोटो में हम दिखाए जा रहे हैं, भाजपा में इस तरह की लॉबिंग से तो नंबर कटते हैं। ये तो हम भी कह रहे हैं इसीलिए तो, क्योंकि लेकिन जो चर्चा है इस फोटो को देखकर, इसीलिए मैंने आपसे पूछा जी। नहीं, फोटो को देख करके इसका कुछ और कारण होगा। राजेंद्र शुक्ला मेरी दृष्टि में प्रदेश अध्यक्ष के जिम्मेदार नहीं हो सकते, और अगर निर्णय भाजपा लेती भी है तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। अगर राजेंद्र शुक्ल को उन्होंने अध्यक्ष बनाया तो मुझे आश्चर्य इसमें बहुत होगा, और हो सकता है पार्टी निर्णय ले ले, लेकिन मेरे अनुमान में राजेंद्र शुक्ल का नाम नहीं आ रहा है। मेरे अनुमान में कहीं ना कहीं महाकौशल का क्षेत्र आदिवासी हो सकता है या महिला हो सकती है, ये मेरे अनुमान में आ रहा है जी। प्रभु जी, जो मैंने आपसे सवाल किया था जी। मनोज जी, राजेंद्र शुक्ला को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। विंध्य के बड़े नेता हैं, ब्लू आइड बॉय हैं, और ये कहें कि वो जो ताश के 52 पत्तों में वो पत्ता है जिसको पार्टी कहीं भी लगा सकती है। तो इस तरीके से संभावना वाले नेता के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। अब देखिए, तो 1.5 साल के अंदर ही उनका जो है बीजेपी में वो मुकाम हासिल किया है जो पार्टी उनको मंत्री बनाने को तैयार नहीं थी, वही पार्टी अब उनको मुख्यमंत्री बनाकर बैठाई हुई है। हालांकि उनकी मुलाकात के कारण दूसरे होंगे, ये निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। लेकिन आपका सवाल एक बार फिर से दोहराइए मनोज जी। मैं कह रहा था कि क्यों भले शांति काल हो, लेकिन जो कांग्रेस की सक्रियता है और मुख्यमंत्री के साथ तालमेल, ऐसा भी आदमी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार को संकट में ना डाले। जो सरकार पर अगर कांग्रेस हमलावर है तो उसका बखूबी बचाव करे, संगठन को भी साथ लेकर चले। मनोज जी, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में जिसे भी अध्यक्ष बनाएंगे वो मुख्यमंत्री से तालमेल से चलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पर जो है वरदहस्त दिल्ली का है।
तो निश्चित तौर पर यहाँ पर वो स्थिति नहीं आने वाली जो पिछले दौर में हम देखी थी, क्योंकि पिछले दौर में जो अध्यक्ष आए थे जिनको लेकर आप जो सवाल कर रहे हैं, तो वो उन पर वर्चस्व दिल्ली का था और मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे उनको जो है कहीं ना कहीं बदलने हटाने की कोशिशें लगातार चल रही थी, उसी कड़ी में वो एक वहां पर टसल दिखाई दी थी। लेकिन वैसी स्थिति अभी नहीं आने वाली, क्योंकि मुख्यमंत्री को 1 साल हुआ है, दिल्ली के बहुत करीब है, राष्ट्रीय स्तर पे उनको जो है यादव वर्ग के एक बड़े नेता के तौर पर उभारने की तैयारी पार्टी की है। तो ऐसे में जो भी अध्यक्ष बनेगा वो तालमेल से ही चलेगा और जो भी बनेगा उसमें सहमति मुख्यमंत्री की होगी निश्चित तौर पर। लेकिन ये इतना जरूर है इस पूरे कवायद में कि प्रदेश अध्यक्ष वो होगा जो संगठन को समझता हो, जो मंच पर बोलने वाला भी माहिर हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष को केवल संगठन ही नहीं चलाना है बैठकर, उसको जो है पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में मंच भी शेयर करना पड़ता है, सरकार के संगठन कार्यक्रमों में मंच शेयर करना पड़ता है, पूरे प्रदेश में मोटिवेट करना पार्टी का फेस वही होता है जी। तो वो ऐसा होगा जो मंच पर भी जो साझा कर सके, अच्छा भाषण दे सके, प्रभावित कर सके। तो ऐसी संभावनाशील व्यक्ति पर जाएंगे, नहीं तो किसी महिला पर जा सकते हैं। और जिन महिलाओं के नाम चर्चा में है वो सारी वाक कला में पारंगत महिलाएं हैं, संगठन के मामले में भी वो निपुणता वो अपनी जाहिर कर चुकी है। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं, लेकिन सारे फैक्टर्स देखने के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष आएगा। और हम आज की तारीख में ये नहीं कह सकते कि ये नाम गिना रहे इनमें से ही आएगा या कोई नया आएगा। लेकिन ग्वालियर चंबल को लेके ब्रजेश जी 2 नाम है, उनको लेके कुछ प्रतिक्रिया, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के संपर्क संबंध सबको पता है और हर बार लंबे समय से, जब से चुनाव हो रहे हैं तब से हर बार नई जिम्मेदारी मिलेगी या पिछली बार की मुख्यमंत्री बनेंगे। और दूसरा अरविंद भदौरिया, ग्वालियर चंबल से हम देख रहे हैं कि वैसे ही वहाँ पे किस तरह की हालात बन गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप नकार नहीं सकते हो, नरेंद्र सिंह तोमर वहाँ पे बड़ी पावर में हैं, ऐसे में एक और पावर सेंटर बनाने की कोशिश मुझे लगता है कि वहाँ पे नहीं हो सकती है। चाहे हम नरोत्तम मिश्रा की बात करें, नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से हमने देखा, हो सकता है यदि संबंधों की बात करें तो वो राज्यसभा भी जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो, पार्टी संबंध नहीं देखती। पार्टी एक और टकराव की स्थिति मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे पैदा करने की कोशिश की, चाहे अरविंद भदौरिया के रूप में, वो आपस में ही एक जब एक का नाम आएगा तो मुझे लगता है कि उनमें ही तालमेल नहीं बैठ पाएगा, उनमें ही समन्वय नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में पार्टी कैसे समन्वय बना पाएगी? और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हैं वहाँ पे, नरेंद्र सिंह तोमर भी हैं, ऐसे हालात में, और BD शर्मा को कहाँ नकार रहे हो आप, वो भी तो उसी क्षेत्र से आते हैं। तो एक मुझे लगता है ये संभावना थोड़ी कम है मनोज जी कि वहाँ पे इस तरह के हालात बने। तो संभावना अनुमान अपनी जगह है, लेकिन जो पार्टी चौंकाती रहती है, हो सकता है इस बार भी चौंकाने की बारी उनकी हो या हमारी हो, इस पर भी ध्यान देंगे। लेकिन फिलहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो नए अध्यक्ष की रेस बहुत तेज चल रही है, तमाम सारे नाम कतार में, सबके अपने गणित हैं, सबके अपने पीछे कारण है कि ये हो सकता है तो क्यों और ये नहीं हो सकता है तो क्यों। लेकिन जो आखिरी निर्णय भले पार्टी के वो सहमति से होगा, मुख्यमंत्री की सहमति अहम होगी, लेकिन दिल्ली का दखल भी उतना ही बरकरार रहेगा। अब सबको इंतजार है तारीख के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान का, जिनको यहाँ का पर्यवेक्षक बनाया है चुनाव का, कि वो कब आते हैं और मध्य प्रदेश का मुखिया कौन होगा, ये सबके सामने जल्दी खुलासा हो जाएगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।